तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर लगातार जारी है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और करते रहेंगे। उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जी जो योजनाएं बनाता है उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। मोदी ने मुफ्त चावल की योजना शुरू की। क्यों? ताकि उड़ीसा के किसी भी गरीब मां के बच्चे को भूखा न सोना पड़े, गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए। साथियों, मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना शुरू की। इससे आप देश में कहीं भी रहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। साथियों, मेरे लिए तो आप सब मोदी ही है। 4 दशक पहले, 40 साल पहले एक प्रधानमंत्री उड़ीसा आए थे। 40 साल पहले, अब आपको याद हो गया होगा कौन आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। तो कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि जो राम भक्त हैं वो राष्ट्र भक्त भी हैं। जो जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है वो उतना बड़ा राम भक्त भी है। मैंने पहले भी कहा है कि ये राष्ट्र भक्त और राम भक्त के बीच का रिश्ता राम भक्तों का लगातार अपमान करने का कांग्रेस का रवैया रहा है। उनकी सभी टिप्पणियों को ध्यान दें तो यह समझ आता है कि वो राम भक्तों के साथ साथ हमारे सनातन देश का भी अपमान कर रहे हैं। जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्र भक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए। अयोध्या की कायाकल्प हो गई। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। स्वाभाविक रूप से आज जो नई अयोध्या है, ये नई अयोध्या एक नई गाथा को हम सब के सामने भी प्रस्तुत करती है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है, और वहां की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। और जो रामद्रोही है, भारत का कोई भी जागरूक नागरिक उसके समर्थन में अपना वोट तो नहीं पोल करेगा। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहां उमड़ी थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन थे, राम भक्त थे। वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे और 1 लाख से ऊपर देश के भी अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन, वे भी मोदी जी का घंटों इंतजार करते किए और फिर मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया। तो यह तो मैंने पहले भी कहा कि यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा, आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडी गठबंधन का ये कैरेक्टर है कि वह भारत की आत्मा सनातन धर्म को गाली देते हैं। वह हर प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं जो भारत की
बहुसंख्यक समाज जिसमें अपमानित महसूस करे। तो वहीं राजधानी लखनऊ में स्थित सीएमएस स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर बोर्ड परीक्षा में अव्वल आकर न केवल अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, साथ ही अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि आईएससी बोर्ड परीक्षा में सीएमएस स्कूल के 12 क्लास की छात्रा कनिष्का मित्तल ने 99.75 यानी 99.75% स्कोर किया है। तो वहीं हाई स्कूल की परीक्षा में चंद्रयानस राय ने 99.80 यानी 99.80% स्कोर करके अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा किया है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में सीएमएस स्कूल के बच्चों ने 90% से ज्यादा 90% से या कहें ऊपर बोर्ड परीक्षा में स्कोर करके यह साबित कर दिया है कि अगर सफलता का संकल्प निश्चित हो तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। आईएससी में 99.75%। मेरे मदर फादर बहुत सपोर्टिव हैं और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी है और पेरेंट्स स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और डेली मेहनत करके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली गोल सेट करके तैयारी करी है, उसकी वजह से आज रिजल्ट आया है। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा गाइड करा हर चीज़ में, जहाँ पे भी दिक्कत थी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, ज़्यादा क्वेश्चंस देते थे, मतलब जहाँ पे भी दिक्कत थी, जितनी बार दिक्कत होती है उतनी बार एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ बताते हैं और छोटे से छोटे डाउट भी क्लियर ज़रूर करते हैं। इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई। मैंने अभी आईएससी 2024 क्लास 12th एग्जामिनेशन में 99.75% स्कोर किया है। मेरा एडमिशन नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में हो गया है, सो आई विल बी परस्यूइंग अ 5-year इंटीग्रेटेड BA LLB प्रोग्राम। तो इट्स अ लॉ डिग्री विद लॉट ऑफ होलिस्टिक अदर थिंग्स एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस इन द फील्ड। आई थिंक स्कूल भी एंड फैमिली दोनों का इक्वल सपोर्ट रहा है डिफरेंट फ्रंट्स पे। स्कूल ने अकेडमिकली बहुत सपोर्ट किया एंड रेगुलरली रिसोर्सेज एंड बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की है। माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बिन माई इमोशनल एंड मॉरल पिलर। दे हैव हेल्प्ड मी बैटल सक्सेसेस एंड फेलियर्स वेरी वेल, सो दोनों को ही क्रेडिट। मेरे टीचर्स ने भी मेरी बहुत मदद की, मतलब पूरे साल पढ़ाया और उनकी वजह से ये सब हुआ है। और पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया और पूरे साल मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। 9.0% मतलब पूरे साल रेगुलर पढ़ाई की, मतलब इतना पूरे दिन नहीं पढ़ता था, लेकिन लगभग पूरे साल 2-2 घंटे जैसे पढ़ा तो भी हो गया। रोज़ डेली गोल सेट करके अपनी पढ़ाई करी है और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ही उतना ही श्रेय जाता है। दिन भर स्कूल से आने के बाद या वो पढ़ाई करती थी, कभी कभी रिजल्ट में अप्स डाउन्स भी होते हैं, तो उनको ओवरकम करके अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके आगे और मेहनत करनी पड़ती है। उसका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स हैं और जितना आपको चाहिए होता है, जो भी क्वेश्चंस चाहिए, जो भी डाउट्स हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं। चाहे कुछ भी मतलब कुछ भी टाइम हो, कुछ भी हो, आप कभी भी जाके उनसे हेल्प मांग सकते हो, तो वो पूरी सपोर्ट करते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की जिम्मेदारी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के हाथ में सौंप दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली की कमान संभालेंगे, जबकि अमेठी की जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधों पर डाल दी गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दोनों लोकसभा के लिए इन पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम जारी किया है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस बार। चुनाव के तीसरे चरण को लेकर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 17,87,147 है। मतदान केंद्र की कुल संख्या 1,603 यानी 1,603। मतदान स्थलों की संख्या 2,098 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,60,722 है जो वोट करेंगे। महिला मतदाताओं की संख्या 8,26,387 है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी लोकसभा 5 विधानसभा में शामिल है।
तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और यह लिखा कि मन की बात हो सकती है तो मन की बारात क्यों नहीं। यह कहना है उन बेरोजगार युवाओं का जिन्होंने कल मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए एक अनूठी बेरोजगार बारात यात्रा निकाली। साथ में उन्होंने कहा कि हम यह यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि भाजपा राज में तो हमारी नौकरी रोजगार की कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए असलियत में तो हमारी शादी या बारात का कोई आशा नहीं बची। साथ ही लिखा कि देश भर में युवाओं ने मन बनाया है कि इस बार वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ही जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस और प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि चुनाव वाले दिन पुलिस प्रशासन उनके लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं, मतदान वाले दिन चुनाव को प्रभावित करने के लिए आरोप में उनके एजेंट और वोटर को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिले के विभिन्न थानों में एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई। उसके सिलसिले में मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पर बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर लिख दिए जाएंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।